Good morning, dear students. Myself, Dr. Abhi Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLB Government College, भीलवाड़ा। हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे, जिसमें हम माइक्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसको कि हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। और हमने उसमें देखा कि किस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, जो कि जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसका जो सबसे कम एनर्जी वाला पार्ट है, दैट इज माइक्रोस्कोपिक जो होता है, माइक्रोवेव होता है, सॉरी, सूक्ष्म तरंगे होती हैं, उसको काम में लिया जाता है। ठीक है, सबसे कम वाला तो रेडियो वेव्स होता है, रेडियो वेव्स के ऊपर जस्ट यही हमारा माइक्रोवेव होता है। तो माइक्रोवेव को काम में लिया जाता है और ये माइक्रोवेव से इस सैंपल को डाला जाता है। सैंपल में रोटेशन होते हैं एंड दीज रोटेशंस आर क्वांटाइज्ड, और क्योंकि क्वांटाइज्ड होते हैं तो ये स्पेक्ट्रम शो करते हैं। और इसमें भी हमने दो तरह की थ्योरीज पढ़ी, मैं जस्ट थोड़ा सा रिमेम्बर करा रहा हूँ, रिजिड एंड नॉन रिजिड। ठीक है, इसमें हमने दो तीन चीजें नहीं देखी। एक तो हमारे लिए जे नया था, जो कि रोटेशनल क्वांटम नंबर होता है। एक बी था जो रोटेशनल कांस्टेंट होता है। बी की वैल्यू हमने देखी h/8π² जो होती है ना। बी की वैल्यू हमने देखी थी, दैट इज h/8π²IC। ठीक है, और हमने आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन देखा, जिससे कि आई चेंज हो रहा था, आई चेंज होने से बी चेंज हो रहा था, लोअरिंग ऑफ द एनर्जी लेवल हमें दिखाई दिया। और हमने साथ ही रिजिड और नॉन रिजिड रोटर में भी देखा किस तरह रिजिड रोटर से डाउनवर्ड शिफ्ट होता है नॉन रिजिड के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब हम बढ़ेंगे अपनी अगली स्पेक्ट्रोस्कोपी तरफ, जो कि है अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम कहते हैं एक तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक नाम इसका मैंने बता ही दिया अवरक्त, और एक इसको, क्योंकि जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन काम में ले रहे हैं वो IR होती हैं। वो IR जैसा मैंने पहले बताया सबका कॉमन है, ये सैंपल सेल है सपोज। ठीक है, इस पर IR को इंसिडेंट करेंगे। इंसिडेंट करने से पहले हम इसको मोनोक्रोमेटर से गुजारेंगे ताकि वो एक वर्णीय प्रकाश हमें मिले, मोनोक्रोमेटिक लाइट मिले। सैंपल सेल में ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन किस में होगा, इसके लिए कंडीशंस क्या है? कंडीशन ये है कि ड्यूरिंग वाइब्रेशन, ठीक है, ड्यूरिंग वाइब्रेशन देयर शुड बी चेंज इन डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि मॉलिक्यूल में डाइपोल मूवमेंट परमानेंट होना ही चाहिए। ड्यूरिंग वाइब्रेशन डाइपोल मूवमेंट में चेंज होना चाहिए। अगर चेंज है तो IR एक्टिव है, अगर चेंज नहीं है तो IR एक्टिव नहीं है। इसीलिए जितने भी होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं, सॉरी, H2O2 N2, ठीक है, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब IR इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनमें वाइब्रेशन से कोई भी डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं आता है। जबकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये IR एक्टिव होता है। इसके सारे वाइब्रेशंस IR एक्टिव नहीं होते हैं, कुछ वाइब्रेशंस होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे क्यों। कंडीशन मैंने बता दी है कि ड्यूरिंग वाइब्रेशन देयर शुड बी चेंज इन डाइपोल मोमेंट। वाइब्रेशन के दौरान डाइपोल मोमेंट में चेंज आना चाहिए। ओके, तो क्योंकि हम इसको IR रेडिएशंस दे रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो क्योंकि IR रेडिएशंस की जो एनर्जी है वो माइक्रोवेव से ज्यादा होती है। माइक्रोवेव जो रेडिएशंस हैं उनसे ज्यादा IR की एनर्जी होती है, तो ये एनर्जी ज्यादा है तो ये रोटेशन कर पा रहे हैं। क्योंकि मॉलिक्यूल क्या रहा, मॉलिक्यूल इस तरह रोटेशन हो रहा था। ठीक है, रोटेट करते करते हमने क्या किया, एनर्जी बढ़ाने लगे। पहले तो जे की वैल्यू हमने 1 2 3 4 ऐसे क्वांटम नंबर बढ़ाया तो एनर्जी इंक्रीज होती गई। फिर क्या किया, काफी ज्यादा जे की जब वैल्यू हो जाती है तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों काम करते हैं इसमें। वो फोर्सेस क्या करते हैं, क्योंकि हमने एंड में देखा कि द मॉलिक्यूल इज नॉन रिजिड, तो वो फोर्सेस क्या करते हैं कि इसको बाहर की तरफ ले जाएंगे, फिर अंदर की तरफ ले आएंगे, बाहर ले जाएंगे, फिर रिस्टोर करके अंदर की तरफ लाएंगे। तो इस तरह क्या होता है, वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं। तो वाइब्रेशन जब हो रहा है तो उस वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो IR से अगर मैच कर जाती है तो एब्जॉर्प्शन कर लेता है। और वाइब्रेशन जब हो रहा है तो क्योंकि उसकी एनर्जी माइक्रोवेव से ज्यादा है, तो ड्यूरिंग वाइब्रेशन रोटेशंस आर देयर, तो वहां घूर्णन पहले होते हैं, देन कंपन होता है। ठीक है, तो
इसीलिए इसको कंबाइंडली हम रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, या घूर्णन कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जो आपको बताया, कंपन ऊर्जा का मान घूर्णन ऊर्जा से ज्यादा होता है, इसीलिए घूर्णन भी होते हैं, फिर कंपन होते हैं। ये ऊर्जा स्तर भी क्वांटाइज है, जैसे कि रोटेशनल था, जैसे घूर्णन ऊर्जा स्तर क्वांटाइज होता है, वैसे ही वाइब्रेशनल जो एनर्जी लेवल्स हैं वो भी क्वांटाइज होते हैं, इसीलिए ये इससे रिलेटेड एक स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें मिलती है। ओके, तो जो कंपन ऊर्जा में संक्रमण से आवश्यक ऊर्जा है, मैंने बता दिया, माइक्रोवेव से ज्यादा होता है, और यह होता है अवरक्त किरणों के अवशोषण से होता है। ओके, ये हम पढ़ चुके हैं, कंपन घूर्णन कहते हैं, ये भी हमने बात कर ली। अब इनकी परास की बात करें, इनकी जो रेंज होती है आईआर की, वो होती है 0.8 माइक्रोन से लेकर 200 माइक्रोन तक। इसको 3 भागों में बांटा जाता है, एक नियर इंफ्रारेड और निकट, एक ऑर्डिनरी इंफ्रारेड और सामान्य अवरक्त, और एक सुदूर और फार इंफ्रारेड। ये तो 0.8 से 2.5 माइक्रोन तक है, ये 2.5 से 15 माइक्रोन तक है, ये 15 टू 200 माइक्रोन तक, और ये इसका सेंटीमीटर यूनिट। तो ये रेंज होती है जो आईआर की, जहां से तक हम लेते हैं। और अगर जनरल बात करें हम, तो इस फिगर में अगर देखें हम, ये फिगर एक स्पेक्ट्रम है, मैंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो अरेंजमेंट होता है अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो ये एक स्पेक्ट्रम है, जिसका एक छोटा सा पार्ट हम देख रहे हैं यहाँ, ये विजिबल लाइट वाला, जिसको हम अच्छे से जानते हैं, और बाकी हम पढ़ रहे हैं। अभी हमें माइक्रोवेव पढ़ चुके हैं। ठीक है, रेडियो वेव से रिलेटेड होती है एनएमआर, वो आपके कोर्स में शायद ऑर्गेनिक में होगा, यहाँ नहीं है। देन माइक्रोवेव हुआ। ठीक है, यहाँ एनएमआर में, एनएमआर का ट्रांजिशन होता है उसकी स्पिन स्टेट में, वो अलग चीज है। हम जो पढ़ रहे हैं अभी, एक माइक्रोवेव हमने पढ़ रखा है, जहां पर की रोटेशन हुआ। ठीक है, देन रोटेशन के बाद आ गए हम इंफ्रारेड पे। तो इंफ्रारेड कहां तक है, इस माइक्रोवेव से लेकर, और ये जो विजिबल रेंज है, इसका जो रेड कलर है, यहां तक की जो रेडिएशन है वो इंफ्रारेड कहलाती हैं। और जैसे ही इंफ्रारेड हम देने लगते हैं, तो यहाँ पर क्या शुरू हो जाते हैं, वाइब्रेशन या कंपन। ठीक है, इसीलिए इससे रिलेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है, या कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, ना मोड ऑफ वाइब्रेशन। होप आपको ये बेसिक जो प्रिंसिपल है वो समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट ऑन सैंपल, ठीक है, जो भी मोशन होगा वो क्वांटाइज होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, क्वांटाइज अगर है तो वहां पर ट्रांजिशन होता है, लोअर टू हायर और हायर टू लोअर। ठीक है, और जब ये ट्रांजिशन होंगे तो वहां पर हमें एब्जॉर्प्शन पीक्स मिलेंगी। उन पीक को हम स्टडी करके बता सकते हैं, क्योंकि ये पीक स्पेसिफिक होती है, ये पीक बॉन्ड के नेचर पे डिपेंड करेंगी, बॉन्ड के जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उस पर डिपेंड करेंगी। इसीलिए हमें पता लग सकता है कि कौन सा कंपाउंड है और कितना कंपाउंड है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के लिए काम में ली जाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। नाउ मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो अगर हम वाइब्रेशन की बात करें, तो वाइब्रेशन मूल रूप से मोटे मोटे तौर पे अगर बात करें, तो वाइब्रेशन 2 तरीके के होते हैं। एक वाइब्रेशन वो होता है जिसमें कि बॉन्ड लेंथ चेंज होती है। ठीक है, जो बॉन्ड लेंथ जिस पे चेंज होती है उसको हम कहते हैं तनन हिंदी में, या फिर स्ट्रेचिंग। दूसरा होता है जिसमें बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होती है, पर बॉन्ड एंगल चेंज होता है, वो कहलाते हैं बंकन और बेंडिंग। ठीक है, अब हम जानते हैं किसी चीज को इस तरह मोड़ना ज्यादा आसान होता है, ठीक है, जब उस बॉन्ड को बजाय उसके उसको खींचने के। तो जो बैंडिंग जो होता है उसमें कम ऊर्जा चाहिए होती है, जबकि जो तनन है उसमें ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। ऊर्जा कहां से मिलेगी, अब तक हम ये जान चुके हैं, ऊर्जा मिलेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। तो तनन कंपन के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अगर इसकी पंकन से हम तुलना करें। ये इतनी प्रकार के होते हैं। ये तो बेसिक जो कंपन हो गया, 2 तरीके का है, एक हो गया स्ट्रेचिंग, एक हो गया बैंडिंग। ठीक है, एक तनन और एक बंकन। जो स्ट्रेचिंग है वो भी 2 तरीके का है, एक सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक। एक हो गया सिमेट्रिक और एक हो गया एसिमेट्रिक या असममित। ठीक है, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक किस तरीके से, अगर हम फिगर से आपको बताऊं तो, अगर ये एग्जांपल देखें हम, तो एक ये वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, वाइब्रेशन कौन सा है, तनन है या सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है।
एक है सिमेट्रिक, एक है एसिमेट्रिक, इनमें बॉन्ड लेंथ चेंज। सबसे पहले देखिए इस वाले में क्या हो रहा है, इसमें जब ये हाइड्रोजन इसके पास आ रहा है तभी ये हाइड्रोजन भी इसके पास आ रहा है। ये H2O मॉलिक्यूल है सपोज, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड इसके पास आ रहा है तभी ये बॉन्ड इसके पास आ रहा है, इसका मतलब, और ये बॉन्ड जब दूर जा रहा है तभी ये बॉन्ड दूर जा रहा है। जितना ये बढ़ रहा है उतना ये बढ़ रहा है। एक तरफ ये कंप्रेस हो रहा है, एक बार एक्सपेंड हो रहा है। एक्सपेंशन और कंप्रेशन सेम मतलब सेम है दोनों साइड से। इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और सममित स्ट्रेचिंग। दूसरे केस में क्या हो रहा है, एक बॉन्ड जा रहा है दूर, दूसरा बॉन्ड आ रहा है पास, तो एक ही टाइम पे इसका एक बॉन्ड छोटा हो जाएगा, एक बॉन्ड हो जाएगा बड़ा। अगर हम इसके दो इधर इधर बना लें तो एक बार ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। इस तरह का जो वाइब्रेशन होता है, ठीक है, जिसमें बॉन्ड लेंथ चेंज हो ही रही है और वो एसिमेट्रिकली चेंज हो रही है, उसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। होप क्लियर होगा, तरंग कंपन, ठीक है। तो ये एक हो गया सममित और एक हो गया असममित, है ना। दूसरा हो गया हमारा, इस पे एक क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, कंपन को समझाइए, बहुत इजी है। दो तरह के हो गए, स्ट्रेचिंग, बैंडिंग। स्ट्रेचिंग में ज्यादा एनर्जी चाहिए, बैंडिंग में कम एनर्जी चाहिए। स्ट्रेचिंग दो तरह का हो गया, एक सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक, एक सममित और एक असममित। नाउ बैंडिंग, बैंडिंग इसको डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो ये जब इसके लिए कंडीशन ये है कि कम से कम 3 परमाणु होने चाहिए तभी बैंड होगा। एक परमाणु तो बैंड होगा नहीं, वो तो इस तरह रोटेट करेगा, है ना, हिलेगा, वो तो वाइब्रेशन माना नहीं जाएगा बैंडिंग में। एक से ज्यादा अगर परमाणु है तब ये पाया जाता है, इसको डिफॉर्मेशन भी कहा जाता है ना। इसमें क्या होता है, इसमें बॉन्ड एंगल चेंज होता है, ठीक है। इसमें बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होती, बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जरूरी नहीं है, बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होती, बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होगी इसके अंदर। तो ये 4 तरीके के हैं, इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो होता है जो इन प्लेन, जो प्लेन ऑफ पेपर समझ लीजिए, उसके अंदर हम समझा पाए कि एक कंपन हो रहा है, जैसे रॉकिंग, ठीक है। रॉकिंग कंपन किस तरह होता है, जैसे ये बॉन्ड है सपोज, ये बॉन्ड रॉक कर रहा है इस तरह, इधर दोनों इधर जाएगा, दोनों इधर आएगा, एक साथ जाएंगे, एक साथ आएंगे, एक साथ जाएंगे, एक साथ जाएंगे, ठीक है। एक हो गया सीजरिंग, सीजरिंग भी प्लेन ऑफ द पेपर में, देखो ये प्लेन ऑफ द पेपर ही है ना, एक ऐसे, एक ऐसे करेंगे इस तरह, कैंची नुमा जो होता है ना, कैंची जैसी चलती है, ठीक है। इनमें बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है, एक दूसरे के पास आएंगे दूर जाएंगे, पास आएंगे दूर जाएंगे, ठीक है। ये अब मैं आपको अगर फिगर में दिखा दूं, ये रॉकिंग कंपन है, ठीक है। रॉकिंग, रॉकिंग सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको, रॉकिंग ये है ना, ये रॉकिंग है इस तरह, ये सिजरिंग है, ये तो सिजरिंग हो गया, ये सिजरिंग हो गया, एंड ये रॉकिंग हो गया, ये रॉकिंग है, एक ही प्लेन में ऐसे रॉक कर रहा है, ठीक है। एक बार इधर जा रहा है दोनों, फिर इधर आ रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर इधर आ रहे हैं, रॉक हो गया, रॉक कंट्रोल से आया है रॉकिंग, और ये सीजरिंग हो गया, ठीक है। फिर हो गया एक तल के बाहर, तो तल के बाहर में 2 है, वो जो मैंने आपको पहले बताया, सॉरी वो ट्विस्टिंग है एक्चुअली, ये तल से बाहर हो गया, वो तल से बाहर हो रहा था ना, ये तल से बाहर निकल रहा है, ये हो गया ट्विस्टिंग, और एक ये इस तरह, ये हो गया वैगिंग, ये वैगिंग इस तरह, ये ट्विस्टिंग, ठीक है, ये रॉकिंग, और ये इस तरह सीजरिंग। ये 4 तरह के बेंडिंग मोशंस होते हैं इसमें। तो ये सारे इसमें मोड ऑफ वाइब्रेशन है, इस पर भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हम इजीली इसके जवाब दे सकते हैं, है ना। नाउ अब जैसा हमने माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा, हमने क्या निकाला था उसमें, उसमें निकाला था हमने सबसे पहले तो अलाउड एनर्जी लेवल, तो अलाउड एनर्जी लेवल निकाले थे। फिर हमने देखा था स्पेक्ट्रम ट्रांजिशन कराने के बाद, ठीक है। तो वही सारा प्रोसेस के अंदर होगा, एक क्वांटम मैकेनिक्स से जो इक्वेशन आएगी एनर्जी की वो ड्राइव करेंगे, एक नया क्वांटम नंबर इसके अंदर इंट्रोड्यूस होगा, फिर हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। तो इसमें जब इसके अंदर जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को एक स्प्रिंग से हम तुलना करते हैं, मैं ब्रीफ में बताता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। इसमें ऐसा माना जाता है कि जो बॉन्ड है वो स्प्रिंग की तरह व्यवहार करता है। इसमें भी 2 थ्योरीज हैं, जैसे कि वहां पर थी हमारे पास, एक था रिजिड रोटर और एक था नॉन रिजिड रोटर, है ना, यही था 2। यहां पर एक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और एक अनहार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है और एक एनहार्मोनिक मोशन होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है वो, उसमें जितना बॉन्ड इधर जाता है उतना ही इधर आ रहा है, जितना जा रहा है, सिमेट्रिक जो है ना, सिमेट्रिक वाइब्रेशन,
वो सिंपल हार्मोनिक समझ लीजिए आप, ठीक है। बॉन्ड से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से है, दोनों परमाणु सेम दूरी पे जाएंगे, वापस आएंगे, सेम दूरी पे जाएंगे। लेकिन जो अनहार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें अलग तरीके से, उसमें दोनों का जो बॉन्ड लेंथ है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये सिंपल हार्मोनिक पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर उसे मॉडिफिकेशन लगा के अनहार्मोनिसिटी फैक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे और अनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए डेरिवेशन निकालेंगे। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर हम एक अलाउड एनर्जी लेवल निकालेंगे, 0 पॉइंट एनर्जी एक टर्म है उसके बारे में पढ़ेंगे, देन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।